बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कश्मीर इशू के हवाले से, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो आज़ाद कश्मीर है उसकी गवर्नेंस के हवाले से, और जो वज़रा हैं वो क्या काम कर रहे हैं या नहीं, और जितने अज़ला हैं उनमें तरक्याती कामों के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान हैं सैयद अफराज गर्देज़ी, साबिक सदर प्रेस क्लब बाग, जंग और जियो के साथ मुंसलिक हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि दहाइयों से, और आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक अहम रोल दे रहे हैं ख़ुसूसन पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सहाफ़त का एक बड़ा नाम है। और अगर मैं इस हवाले से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। आज इन्हें मैंने मदऊ किया है, तो आइए डिस्कस करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ कश्मीर के हवाले से। सर, सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर में जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। आज की जो ख़बर है उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में शब्बीर शाह ने कश्मीरियों को 1 सितंबर को मुकम्मल हड़ताल करने का उन्होंने अपील भी की है और कहा है। तो इस हवाले से मैं आपसे जानूंगा कि आप बताइएगा कि कश्मीर की जो पॉलिसी है या जो हम एक पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा तो हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? बहुत शुक्रिया हसन आपका। मैं समझता हूँ कि जो आपने कश्मीर की बात की और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर की बात हुई, तो मकबूजा कश्मीर अब एक ऐसा मसला बना हुआ है जो साउथ एशिया के अंदर दो बड़ी जो एटॉमिक पावर्स हैं इनके दरमियान किसी वक्त भी एक बड़े साधन की वजह बन सकता है। भारत ने जब देखा कि वहाँ की जो अंदरूनी दबाव था उसको देखते हुए 8 लाख फौज लगाने के बाद भी उनकी शिनाख्त को खत्म करने के लिए जो 5 अगस्त का वाक़या हुआ और उससे जिस तरह कश्मीरियों ने मिलकर उस जदोजहद को मजीद ताकत के साथ शुरू किया, और जो भारतीय वावेला था कि बाहर से दरअंदाजी होती है, जब उसको अंदरूनी निजामत और ज्यादा मिली तो वो और ज्यादा खौफजदा हुआ और उसमें बेशुमार ऐसे वाक़यात पेश आए कि जब कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरी, चाहे वो किसी भी मजहब से मुंसलिक थे, उसमें पंडित थे, उसमें वहाँ के जम्मू के लोग थे और कश्मीर के मुख्तलिफ रीजन के लोग थे, उन्होंने अपनी शिनाख्त के लिए बड़े भरपूर आवाज में अंदाज में अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय निज़ाम वो कम नहीं हुए। उन्होंने टेक्निकली कोशिश ये की कि कश्मीरियों की शिनाख्त को खत्म किया जाए और वहाँ पर जो डेमोग्राफिक जो है सिचुएशन को बदला जाए। कश्मीरियों की अददी जो अक्सरियत है वहाँ पे बिलखुसूस वादी को फोकस किया गया कि उसको खत्म करते हुए वहाँ पे बाहर के लोगों को आबाद करके उनको डोमिसाइल जारी किए गए, उनको वहाँ की शहरियत देने की कोशिश की गई। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ ही रोज पहले वहाँ पर ये कहा गया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग वहाँ पे अरसों से वहाँ पे रहते हैं और जो वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनको भी हक दिया जाएगा कि वो अपना हक राइडिंग इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह के भोंडे किस्म के जो हथकंडे थे, इन हथकंडों के लिए न सिर्फ कश्मीर को साइकोलॉजिकली उनको डिप्रेस करने की कोशिश की गई, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पे अपने अंदर जम कर दिया जाए। और अब आप जो देख रहे हैं इसके साथ ही साथ उन्होंने यासीन मलिक जो थे उनके ऊपर एक बेबुनियाद केस ला के, जो कि खालिस्तान एक सियासी जदोजहद करने वाले थे, उनको दहशतगर्दी के जुमरे में डाल के उनको उम्र कैद की सजा सुनाई और उनकी जो अंगर स्ट्राइक थी उसके बाद फिर दोबारा भारत जो है हमें पछताए की तरफ जाता हुआ नजर आता है। शबीर शाह जैसे दर्जनों दीगर जो रहनुमा है गुज़िश्ता कई अरसे से वो कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, नजरबंद है, और अता के सूरत ये है कि लोगों को वहाँ पे इबादत के लिए भी जो सीनियर रहनुमा है उनको मसाजिद तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से जो शबीर शाह ने इस वक्त उन्होंने कॉल दी है, ये बड़ी खुशाइंद है कि सितंबर के पहले दिन उन्होंने कॉल देके एक दुनिया भर को ये पैगाम दिया है कि जाए कि हिंदुस्तान हर तरह का जो हथकंडा है वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कश्मीरी अपनी जदोजहद आज़ादी तर्क नहीं करेंगे। और ये उसी की तरफ पेशरफ्त है कि चाहे जितने ही मुजालम किए जाएं, जिस तरह के भी टेक्निकल हथकंडे इस्तेमाल हो, कश्मीरी कौम अपनी आज़ादी के हक से दस्तबरदार नहीं होगी।
एग्जैक्टली बिल्कुल सर जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई। आपसे दूसरी तरफ मैं आप पूछूंगा आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो ये बताइएगा कि प्रीवियस डेज़ में जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डेवलपमेंट के हवाले से हमें जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से विफाक हमें फंड्स नहीं दे रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन क्रिटिकल है? क्योंकि पहले बजट के दौरान भी ऐसे ही इशूज़ चल रहे थे। देखिए, क्रिटिकली एतबार से ये बात याद रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की मालियाती जरूरियात जो हैं उसका ज्यादा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान पूरी करती है। हमारा इंतजाम ऐसा है कि हम NFC अवार्ड में शामिल नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इंतजामी ढांचा मुख्तलिफ है। यहाँ पे रियासती ढांचा मौजूद है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट अदालतें मौजूद है। लेकिन ये बात समझ में आती है कि यहाँ के निज़ाम को चलाने के लिए वफाक की ग्रांट के ऊपर डिपेंड किया जाता है। माजी में जब भी इस्लामाबाद में किसी ऐसी पार्टी की हुकूमत रही हो कि जिसकी आज़ाद कश्मीर के अंदर होती है, तो वहां पर फिर मिलजुल कर काम ऐसे चलाते हैं कि वहां से चीजें निकलती भी रहती हैं और काम चलते भी रहते हैं। लेकिन दरमियान में कई दफा ऐसा होता है कि हुकूमतें जब मुख्तलिफ हो जाती हैं फिर टकराव की कैफियत हमेशा रहती है। और इस दफा भी ऐसा हुआ है। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, राजा फारूक अहमद साहब के दौर में, जो कि वफाक में हुकूमत मुख्तलिफ थी, लेकिन फंड्स के हवाले से बहुत ज्यादा इस तरह भी कैफियत नहीं पैदा हुई थी। और आपने देखा होगा कि मैं गुजरा इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भी बात इशूज के ऊपर नजर आए थे। लेकिन इस मरतबा चूंकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है, जिसमें सरदार तनवीर इलियास खान जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना होता है। इस हवाले से जो DRA था वहाँ पे 15% और जो 15% जो तनख्वाहों में इजाफा था, इस हवाले से तकरीबन 7 से 8 रोज तक मुकम्मल दफ्तरी निजाम यहाँ पे ठप रहा। और उसके बाद चीजें जो है वो यकसू हुई है, हुकूमत ने बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी किया। तो यकीनन ये बात अपनी जगह दुरुस्त होती है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नेंस को चलाने के लिए, आज़ाद कश्मीर के इंतजामी मामला को चलाने के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड होता है पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है उसकी फंडिंग के हवाले से। एक चैप्टर्स जारी है जो कश्मीर कौंसिल के इख्तियार के हवाले से है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसीज हो रही है, क्योंकि दो मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत है, इसलिए वो एक पेज पे नहीं आ पा रही। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की अपोजिशन की जमातें इसलिए मजबूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और मजहबी जमातें जो है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट में है। और पाकिस्तान की अपोजिशन इसलिए और स्टैंड पे खड़ी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और पंजाब में KPK में जो जितने मुतसिल जो सूबे हैं वहाँ पर इस वक्त उनकी हुकूमतें मौजूद है। इस हवाले से एक अजीब कंफ्यूजन है। माली तौर पर यकीनन एक बात और हुई कि वज़ीर आज़म ने जो एक सिलेक्शन बोर्ड किया था, सेक्रेटरीज को प्रमोट किया था, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी जो हमेशा गवर्नमेंट वफाक का नुमाइंदा होते हैं, उन्होंने एक अलग से सिलेक्शन बोर्ड बना के कहा जी कि सेक्रेटरीज का तकर्रुर जो है हम इस तरह करेंगे। इस तरह कई चीजें ओवर क्रॉसिंग की कोशिश होती है और ब्यूरोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर होती है वो उसको मुख्तलिफ मसाइल का शिकार किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत है सैलाब की, जिसमें बहुत ज्यादा और दरपेश चैलेंजेस हैं, ये इस तरह का खेल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर जो कह रही है ये दुरुस्त है, तो वफाक को इस तरह की चीजों रुकावट की सूरत में पेश नहीं करनी चाहिए। सर जी, आप मेरे वैसे भी उस्ताद मोहतरम हैं, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इसी से एक चीज़ निकलती है कि आप कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से ज़ाहिर डेफिनेटली हमें मुश्किलात होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो पाएंगे इस तमाम तर तनाजुर में? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में ये प्रोसेस हुआ, गो कि उसको ज्यादा फालियत नहीं हो सकी गवर्नमेंट अपने अंदाज में, क्योंकि वो अपना तसल्लुत आम आदमी पे एक सिस्टम के तहत करना चाहते हैं और वो ग्रास रूट लेवल पे इख्तियार को नहीं जाने देते। आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 36 साल बाद एक मौका मिला था और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि 15 अक्टूबर से पहले इलेक्शन होंगे। फिर गवर्नमेंट अपनी तरमीम की शक्ल में, गवर्नमेंट तो नहीं बल्कि इसमें ज्यादा में सरगर्म अपोजिशन की जमातें नजर आई और गवर्नमेंट को उन्होंने एतमाद में लिया और उन्होंने कहा जी कि हम एक नया इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर बल्दियात लगाएंगे। उसके ऊपर लिटिगेट में जाने के बाद मैं समझता हूँ दरमियान में एक डीलिंग होती है और फिर ये बात 30 नवंबर से पहले तक जाती है। और लेकिन उसके साथ ही साथ उसी रोज जो हाई कोर्ट है उन्होंने 43 यूनियन काउंसिल के हवाले से एक फैसला दिया जिसमें वो कलअदम करा दी गई है कि उनकी जो तादाद है वो 10,000 से कम आबादी के ऊपर वो बना दी गई है। तो मुझे लग रहा है कि अब हुकूमतों की कभी भी नीयत ये नहीं रही कि बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन 25 करोड़ के वो फंड जारी कर चुके हैं। अब ये आज़ाद कश्मीर
करेंगी, क्योंकि मुझे इंतजामी इदारों की तरफ से तो बहुत ज्यादा कोई तावन और पवन और नहीं आता। आज के दिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक भी जो नई फरिश्तें बनी थी वो नोटिफाई तो हुई है, लेकिन वो मुश्ताहिद नहीं हो सकी कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो जब तक चीजें प्रोसीडिंग नहीं होती नजीर आप इसको रोक के रखें। और जो काम हल्का बंदियों के हवाले से फाइनल हुआ था वो चूंकि कलअदम हुई है, तो आजाद कश्मीर की 33 यूनियन काउंसिल का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग ये रहा है कि चीजें कोर्ट के उसको दाखिल करके उलझाने की कोशिश हो रही है। बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती कि आजाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो, ताहम लोग अभी तक गैर यकीनी सूरत का शिकार हैं। सर जी, वैसे देखें आप दरस व तदरीस के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से बड़ा अहम रोल दे रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। आप क्या समझते हैं, वैसे हो पाएंगे आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन वैसे जनरली, या सर? मैं इसको 70 और 30 का मार्जिन देता हूँ। 70% में समझता हूँ इंतखाबात होने के इम्कान इसलिए है कि बहुत ज्यादा अखराजात इससे किए जा चुके हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग इससे हो चुकी है। और 30% चूंकि हमारे यहाँ बात होगा चीजें होते रह जाती हैं, तो सैलाब भी एक बड़ा बहाना है। सैलाब तो वहाँ पाकिस्तान में आया, अभी एक ट्रक भी सामान का आजाद कश्मीर के अंदर नहीं आया, तो कल के रोज में प्याज 200 रुपए किलो कर दिया गया, टमाटर 250 रुपए किलो कर दिए गए। तो इस तरह की मामला में कि जब इंतजामी कंट्रोल चीजों के ऊपर नहीं होता तो मेरे ख्याल में इस तरह की आफात से फायदा उठा के बहुत सारी वो चीजें रोल बैक कर दी जाती है कि जो होनी लाजमी होती है, और जो चीजें नहीं होती वो शायद इस दौरान में होकर खत्म कर दी जाती है। सर जी, आप लिटरली मैं आपको बताऊं तो अक्सर, क्योंकि हम भी चीज़ें देखते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप तो बड़ा एक अहम रोल दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से कहते हैं कि बाग में जो अशिया हैं, अशिया खुर्दनौश जो हम खाते हैं, वो तकरीबन तमाम जो हमारे प्रोविंस हैं सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मिलावट वाली चीज़ें हमारे उस एरिया में जाती हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया कितना रोल दे रही है? क्या इन चीज़ों पर कोई नज़र रखी जा रही है या नहीं? ख़ास करके ज़िला बाग के अंदर वहाँ पे भी एशिया बहुत इस तरह की जा रही हैं कि मुज़र से चीज़ें खाई जा रही हैं और लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। देखिए, ये मसला जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर का है। आज़ाद कश्मीर की तमाम मसला में ये शिकायत कम है कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से कोई मुनाज़म इकदाम नहीं होते। इवन दैट यहाँ पे ओजोन और पैमाइश का बाकायदा कोई इस तरह मुस्तकिल निज़ाम नहीं है जिसमें बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद उनका नापतोल का दुरुस्त होना, उन लोगों को पूरी मिकदार में मिलना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो बार बार की शिकायत है। लेकिन अफसोसनाक बात जो होती है कि हुकूमतों का कभी इस तरफ तवज्जो नहीं होती। और किसी एक ही इदारे को आप इस तरह देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो उसका भी इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास तकरीबन ज्यादातर हिस्सा होता है। हमारे यहाँ जो बल्दियाती इख्तियारात है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। हमारे यहाँ जो दिगर और बहुत सारी अथॉरिटीज बनती है वो सारे इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे दिए जाते हैं। एक शख्स जिसके पास डिस्ट्रिक्ट के इंतजाम भी होते हैं, जिसके पास मजिस्ट्रेट के तौर पर भी उसने जो रेवेन्यू के मामला है वो भी देखने होते हैं, महकमा माल के मामला, ये चीजें उस तरह हो नहीं पाती। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट थी उसका अलग से पोर्टफोलियो होना चाहिए और उसको फाल किरदार अदा करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ मिस मैनेजमेंट है। मिस मैनेजमेंट की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर ना तो आप फूड सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छा कर सकते हैं और ना ही फूड सिक्योरिटी का। और बिलखुसूस प्राइस कंट्रोल, बड़ी अजीब बात यह है कि पहले ये इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास था कि वो जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है वो अथॉरिटी थी, और अब ये उन्होंने उठा के डिप्टी कमिश्नर और जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं जिनकी अपनी सूरत हाल ये होती है कि वो आटे की सप्लाई जो है जो ऑन मेरिट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी होती है वो आज तक यकीनी नहीं करवा सके। और किराए की मद में वो रकम वसूल होती है जो शायद किसी गाड़ी कभी कराची से चल के आजाद कश्मीर तक आती नहीं है, वो रकम वसूल कर दी जाती है। तो जब इस तरह के इदारों से आप काम लेने की कोशिश करेंगे तो यकीनन चीजें खराब होती हैं, दुरुस्त नहीं होती हैं आपकी। एग्जैक्टली सर जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। साथ में आपसे पूछूंगा ज़िला बाग के हवाले से कुछ मसाइल हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बल्दियाती, इस हवाले से भी आपसे डिस्कस करना था। लेकिन मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे ये बताइएगा कि शर्की बाग में जो डेवलपमेंट्स के काम हैं वो कितने हो रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारे वज़ीर हैं सरदार मीर अकबर खान साहब, उनके हवाले से बताइएगा कि एक ये पद्दर से रत्नोई और सेवर की ये रोड है, इस हवाले से मैं आपसे खुसूसन तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था कि आपने विजिट भी किया होगा, ट्रैवल भी किया होगा। इतनी हालत ख़राब है कि आप और मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये वाकई में इस दौर की रोड है और उन लोगों को इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा मैं आपको बाग की जो डेवलपमेंट से ख़ास करके अस्पताल के हवाले से भी डिस्कस करूँगा। आप काइंडली इस पर थोड़ा सा मुझे मौक़िफ़ बताइएगा अपना। ये असल बड़ा इम्पोर्टेंट दोनों इश्यूज हैं।
इवेंट है उस पर PTI का मैं पहले इसका जवाब दूंगा कि PTI की यहाँ रहनुमा है सरदार तारिक इकबाल, वो खुद इस पर गुज़श्ता रोज बात कर चुके हैं कि बाहर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दो की ये बात होती है कि वहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो उनकी तादाद पूरी नहीं होती और लोग बहुत ज्यादा मसाइल का यहाँ शिकार रहते हैं। बिलखुसूस हार्ट पेशेंट्स के हवाले से यहाँ इश्यूज हैं, लेकिन जो क्रिटिकल जो डिजीज होती हैं तो उसमें आमतौर पर यही होता है कि मरीजों को यहाँ से रावलपिंडी या इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाता है। वो ये बात गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि जो हेल्थ इमरजेंसी थी, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो काफी हद तक उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं और मुश्किलात हैं। काम तो हो रहा है लेकिन मुश्किलात मौजूद है। आपने जो बात की शिमाली बाग की, जो मशरकी हिस्सा है, शर्की बाग का हिस्सा, वहाँ के लोग सड़क पे आए, उन्होंने एहतजाज किया और इंतजामिया ने 24 तारीख तक उनके साथ एक मायदा किया था कि हम आएंगे और चीजों को एड्रेस करेंगे। गुज़श्ता रोज 2 दिन पहले इंतजामिया वहाँ पे गई, फिर लोगों ने वहाँ पे और उन्होंने दोबारा फिर इनको अल्टीमेटम दिया कि हम 4 तारीख तक आपके साथ डेडलाइन है रिटनली। ये मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये रिपोर्ट्स ऊपर भी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे आते हैं तो हम एहतजाज करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो ये एरियाज है इनके कुछ जेन्युइन इशूज हैं जो महज 1-2 साल 5 साल के नहीं है, बल्कि साल से वो पेंडिंग चले आ रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग जो शर्की बाग के लोग हैं वो शिमाली इलाका जो उसकी एक्शन कमेटी बना के अपने बुनियादी मसाइल के ऊपर चीजें डिस्कस कर रहे हैं और उनके जेन्युइन इश्यूज को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो आवाम का इख्तलाफ दिन ब दिन बढ़ रहा है और शायद ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही जो सूरत हाल है कि दीगर मसाइल के हवाले से आप ये देख लें कि पीने के साफ पानी का मामला भी शर्की बाग के बाद इसको से मुंसलिक है कि वहाँ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज तक पीने का जो साफ पानी है जिसकी बात को जरूरत है वो वहाँ पे पानी के सोर्सेज होने के बावजूद नेटवर्क में पानी शामिल नहीं किया जा सका और गुज़श्ता 32 साल से पीने का साफ पानी बाग और बाग के इलाकात में मुकम्मल तौर पर एरियाज जो है वो नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। और इस वक्त जो डिजीजेज हैं, मैं गुज़श्ता दिनों एक टीम आई थी उसके साथ मौजूद था तो उन्होंने देखा कि जो पानी है हमारा कहीं तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उसके अंदर ज्यादती है वो पानी वहाँ भी डिस्टर्ब है, लेकिन जो पानी आबी चश्मों का मौजूद है बिलखुसूस इन बारिशों में वो बड़ी हद तक उसमें आलूदगी हो चुकी है, उसके अंदर मिनरल्स की जो मिकदार है बहुत ज्यादा है और जिस वजह से इस वक्त जो लोग हैं बहुत ज्यादा पेट की बीमारियों में, गले की बीमारियों में और दीगर ऐसी जो जिगर की बीमारियां हैं उसका शिकार हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को जिस लेवल पे एड्रेस किया जाना चाहिए वो मैं समझता हूँ उसमें बड़ी शदीद गफलत बरती जा रही है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल भी हैं और जिसके साथ ही हमारी बहुत सारी जो मुख्तलिफ इलाके जिनको आपने डिस्कस किया, जिनको बिलखुसूस ख्वाजा रत्नोई का और ऊपर के इलाके जो है वो लोग मुश्किलात का शिकार है और बार बार वो सड़कों पे आते हैं और हुकूमतों को इंतबाह करते हैं कि अगर उनकी जो सूरत है वो ठीक नहीं किया गया तो वो शायद एहतजाज को ज्यादा मरबूत और मुनज़्ज़म करके सामने आएंगे। सर जी, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इंतहाई अहम रोल दे रहे हैं और ख़ास करके ज़िला बाग का जो अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई ख़राब कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी मरीज़ हैं अगर वो जाते हैं तो उन्हें फ़र्स्ट एड नहीं दिया जाता और वहां उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है या रावलाकोट या पिंडी या इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया जाता है, तो वो 5 घंटे की ट्रैवल में इतना उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो संभलने के काबिल नहीं रहते। मैं असल इसमें एक बात कहूँगा, आप ये क्वेश्चन हुकूमत से बनता है कि गुज़श्ता कई सालों से इतने फंड खर्च हो रहे हैं, आपके इस वक्त हेल्थ कार्ड इशू हो रहे हैं, उसके बावजूद मेडिसिन के इशूज रहते हैं कि मेडिसिन यहाँ पे आप तो स्टैंडर्ड नहीं आती है, इलाज मुआवजे के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कहीं भी इसकी ऑडिटिंग नहीं होती। एक तो ऑडिटिंग बेसों की होती है, वो तो जमा होती है, आदादोशुमार दुरुस्त करने वाले कारीगर मौजूद हैं, लेकिन आपकी हेल्थ ऑडिटिंग जो है उसका कोई मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिसे कह सकते हैं कि मुकम्मल इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से हमारे मरीज दूर दराज का सफर करते हैं और कई रास्तों में अपनी जान की बाजी वहाँ पे हार जाते हैं। सर जी, आपके टाइम का इंतहाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सर इसलिए बार बार कहता हूँ कि डेफिनेटली आपसे मैंने 4 साल पढ़ा है, तो आपके टाइम का लिटरली बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इस जो चीज़ है कम से कम सेहत के जो मसाइल हैं और बाकी जो मसाइल हैं उन पर काबू पा सकें। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमारे आज के दूसरे जो मेहमान हैं सरदार मंजूर एडवोकेट, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बाग हैं और साबिक उम्मीदवार असम्बली ज़िला बाग से थे और फोकल पर्सन हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से।
आप सरदार साहब इस हवाले से बताइएगा कि जो हमारा पहला सेगमेंट होता है प्रोग्राम का, उसमें हम डिस्कस करते हैं मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस के मतलब। तो आज मकबूजा कश्मीर में शब्बीर शाह को कश्मीरियों को यकम जो सितंबर है मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान किया है। और आपको पता है तमाम तर सिचुएशन का कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो इंतहाई संजीदा है और इंतहाई क्रिटिकल होती जा रही है वक्त के साथ साथ। आप क्या कहेंगे कि कैसे इन मसाइल का हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौजू पर मेरी आवाज़ जो है वो पहुँचाने की बात की। मैं ये सुनता हूँ कि कश्मीरी एक तारीख रखते हैं, तो कश्मीरियों की एक जदोजहद है। मौजूदा जदोजहद जो है वो 1931-32 से स्टार्ट हुई, फिर 47 में एक मोड़ आया और फिर कश्मीर जो है वो 2 हिस्सों में हो गया। डोगरा की जो वो रियासत थी इसको 2 हिस्से बन गई और उसके बाद कश्मीरी मुसलमानों पर एक जुल्म के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये तय हुआ कि कश्मीरियों को हक़ खुद राबित किया जाए, लेकिन मुकाम अफसोस है कि उस अक़वाम आलम के उसे छोड़ कर तय शुरू था अंदाज से आज तक हिंदुस्तान जो है हिंदू साम्राज्य जो है वो भाग रहा है और कश्मीर अपनी आज़ादी की जदोजहद में मसरूफ है। इन्होंने अपने लाखों कुर्बानियां दे दी हैं जानों की। हमारे माओ बहनों की हिस्से लोग उठ गए हैं, हमारे नौजवानों को गांजर मूली की तरह काटा गया है और लेकिन कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को जिंदा नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं ये समझता हूँ कि दिल आकर कश्मीरियों का अपना हक मिलेगा। 14 की कुर्बानियां जो है वो रंग लाएंगे। उसके लिए इस वक्त तक आपने देखा जब हिंदुस्तान ने अपने आने से 370 को खत्म कर दिया, 355 को खत्म कर दिया, इस तरह का करके तो हिंदुस्तानी गुमराह जो है वो ये समझते हैं कि कश्मीर की जो दिक्कतें है कश्मीर को दबाने के लिए हम हर हरबा इस्तेमाल करके वहाँ अपनी ताकत को बढ़ाकर तो ये कर देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि कश्मीर जो है किस तरह कश्मीर के अंदर एक जज्बा उभरा है इसको कोई रोक सकेगा। एग्जैक्टली कश्मीर के लिए हमारी हुकूमत जो है जब से API की हुकूमत आ रहा है कायम हुई और जब से सरदार तमीर इलियास साहब वज़ीर आज़म बने और बैरिस्टर सुल्तान महमूद फजल बने, उसके बाद एक नया आलमी सतह पर जो है वो मुसलमान जदोजहद का आगाज हुआ है। आप अगर गौर करके देखेंगे तो जब भी कोई बड़ा दिन कोई ऐसा दिन होता है जिसमें कश्मीर के हवाले से तो फिर बैल तौर पर जगह जगह जो है वो एहतियात रिकॉर्ड होता है। हमारे सदर साहब इससे पहले कश्मीर इशू पर बैरून मुल्क दौरे कर चुके हैं और अब भी जब भी कभी कोई भी बात होती है तो उसको हाईलाइट करने के लिए दुनिया तक कश्मीरियों का पैगाम पहुँचाने के लिए मेरे आज़म आज़ाद कश्मीर को कॉल देते हैं एहतियात की और करिया करिया गाँव जिला जिला तहसील तहसील कश्मीरी निकलते हैं और एहतियात करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारी तहरीक जो है वो रंग लाएगी और कश्मीर आज़ाद होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। नाज़रीन आपको बताएं कि सरदार मंजूर एडवोकेट जो कि फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के, तो उनसे ये भी जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से आप क्या कहेंगे। अभी प्रीवियस डेज़ में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि विफाक हमें डेवलपमेंट्स के फंड्स नहीं दे रहा जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मौजूदा पाकिस्तान की जो हुकूमत है इन्होंने एक नई रवैश अख्तियार की है। हालांकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान में हुकूमत बनी, चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उन्होंने जो वो बंद करके दिए एक दिन के लिए कहीं ताकि कहीं परेशानी का सामना आज़ाद कश्मीर नहीं करना पड़ा। वो भी आपको याद होगा कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अपने कोई वसाइल ज्यादा नहीं है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक तयशुदा हिस्से के मुताबिक जो है वो फंड मुहैया करती है। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक हमारे साथ हुआ कि
कभी तो बाहर मुश्किलात आ गए हुकूमत पाकिस्तान को बातचीत तो उससे पहले वो इन्फॉर्म करते हैं सारे आज़ाद कश्मीर को सबको कि अच्छा शायद हमें तो खर्च लगानी पड़े कुछ चीज। लेकिन इस दफा ये हुआ कि पूरे 6 मई जो है वो डेवलपमेंट काम होते रहे, ठेकेदार काम करते रहे सारे, जब पेमेंट का वक्त आया तो उस वक्त इन्होंने इस कर तो जून में आकर ये कि हम जो है वो फंड नहीं देंगे और फिर उन्होंने डेवलपमेंट फंड जो है उसकी थी वो रिलीज करने की मरोक की। और उससे इतना एक बुरान पैदा हुआ जून में लोगों के मिसाल से जो ठेकेदारों ने काम किए हुए थे उनको पेमेंट नहीं हुई, सारा मामला वो खत्म हो। फिर उससे आगे बढ़े तो जब बजट तैयार हुआ उन्होंने कहा बजट में खर्च लगेगी, बहुत ज्यादा कश्मीर में मुलाकात किए, फिर तय हुआ कि अच्छा सर जी आपसे गवर्नमेंट का बजट है तो आपको 2.5 अरब दिया जाएगा, इस साल 2 अरब और बढ़ाएंगे। सर जी मैं एज अ फोकल पर्सन मैं आपसे इस हवाले से भी जानना चाहूँगा। वो तो आप एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे साथ अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं विफाक में और यहाँ आज़ाद कश्मीर में। शर्की बाग से आप फोकल पर्सन है ज़िला बाग के, शर्की बाग के जो आप वहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, साबिक उम्मीदवार थे असम्बली के, तो आप समझते हैं कि शर्की बाग के मसाइल हल हो चुके हैं और ये जो पद्दर से सेवर और रत्नोई रोड है इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इसे जल्द अज जल्द बनना चाहिए? अरे भाई ये जो मसाइल है ना, ये जो कहते हैं हल होने के मुमकिन एग्जैक्टली इंसानी तारीख है, हर रोज एक नया मसला पैदा होता है। आप देखें जो सैलाब की जरूरत पैदा होगी, जो बातों का सिलसिला है, जो फ्लाइटें हो रही है, जो चीजें हो रही है, जो सड़कें बनी है ऊपर रही है, तो रोटियां रखती रहेंगी। अगर मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने एक अच्छे मनसूबाबंदी के मुताबिक काम शुरू किया हुआ है। गुड। जिस रोड का आपने जिक्र किया है, आप गौर करके देखें तो पिछले तो अभी हमारा जो टेंडर लगे थे उसमें इसके ऊपर 2 किलोमीटर रोड के पहले से टेंडर लगे हुए थे और पीछे जो था पद्दर से ये सेवर से एरिया, तो यहाँ रिकंडीशन का काम होना था। इसके लिए इस साल मनसूबाबंदी होकर 3 किलोमीटर रोड ADP में आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो 2022 से इसकी ADP में शामिल है। अब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है, उस पर वो मंजूरी होकर टेंडर होंगे और फिर काम शुरू होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं आप खर्चे में अगर देखें तो ये जो आपका 76 दरे है, ये एक अच्छा से 70 साल हो गए ये लोग रो रहे थे, पहली दफा इस दफा उस दरे पुल को ADP में शामिल कर लिया गया है। इसी तरह आपकी जो ये थलफन वाली रोड है उसके 3 किलोमीटर रिकंडीशन का ADP में रख दी गई है। इसी तरह रेड़ा बाईपास एक बहुत बड़ा मसला है रेड़ा बाजार का, उसके लिए नई रोड जो है 1 किलोमीटर वो ADP में रख दी गई है। और अभी वज़ीर आज़म साहब की उनकी जेल में अक्सर मीटिंग होती है, सर जी कोशिश कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह धरती में सरकार का काम। नाज़रीन आपको बताएं कि फोकल पर्सन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मंजूर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब आपसे ये जानूंगा कि ज़िला बाग की जो हस्पताल है उसकी सिचुएशन आपके सामने है, हमने बाग से वज़ीर आज़म बनाया, अब आपके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बाग के अंदर बाग से ही वज़ीर आज़म है, तो आप मुझे ये बताएं कि 5 सितंबर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पहला दौरा कर रहे हैं अपने बाग का, तो क्या आप पैकेजेस उनसे ले रहे हैं, किस हवाले से डेवलपमेंट्स के काम होंगे? और साथ ये बताइएगा कि हस्पताल की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है कि एक आम आपको डिजीज़ होती है तो आप बाग हस्पताल में जाते हैं तो वो आपको भेज देते हैं इस्लामाबाद या रावलपिंडी आपको या रावलाकोट शिफ्ट करते हैं तो 5 घंटे के सफ़र में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कोई इस पे भी कोई वो नज़र डालेंगे, यहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो सकती है? और एज अ फोकल पर्सन ज़िला बाग यह हमारे लिए बड़ा एजाज़ है, तो आप क्या कहेंगे इस तनाज़ुर में? ये कम दिन पहले मेरी इस्लामाबाद में तस्वीरी मुलाकात हुई थी जिसमें हमने ये फैसला भी किया था कि 5 सितंबर को बाग में जलसा होगा। मेरे भाई एक तो मैं ये आपको बता दूं कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, जलसा आम न पैदल से ऐलान करना। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा विजन है, वो आज़ाद कश्मीर पूरे को बाग नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर को भी चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा इस्लामी इकदाम करें, टूरिज्म के हवाले से, IT के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से,
वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा दिन है उनका, और आप देखेंगे कि अल्लाह ने क्या और हमें जिंदगी मिली रही और उनका इंतजार रहा, तो आप देखेंगे कि आजाद कश्मीर बिल्कुल नए से खड़े हो गए और नया गलबला जोश लोगों को नजर आएगा। लेकिन जो बात आपने स्पेशल इस जलसा के हवाले से किया, तो इंशाअल्लाह एक बड़ा पैकेज जो है वो अनाउंस करेंगे और बाद मरहूमों को हम दूर करके रहेंगे इंशाअल्लाह। आप ये देखेंगे अस्पताल की जो बात आपने की, जहाँ कुछ 2-3-4 मिसाइल है मेरे पास। अवलन तो आपको याद होगा इस बजट स्पीच के दौरान बाघ के लिए सेंट्रल मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रखा है। इंशाअल्लाह उस पर बहुत जल्द काम होगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो हमारा बाघ अस्पताल है ये बेसिकली 100 बेड का अस्पताल है। तो इस वक्त ये इन्होंने बड़ी मेहनत से जो 100 बेड के लिए हमला होता है या 150 के लिए, तो उन्होंने 225 बेड तक अरेंज करके उसी हमले से काम लेकर तो लोगों को मुहैया की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि वो उस कैपेसिटी पर आकर 300 बेड तक ले जाए और फिर हम ये भी कोशिश करते हैं कि इसको किसी अस्पताल करवा दें। वो इसलिए तो वो जो आपने कहा ना, तो जहाँ मुश्किलात है, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो पीजी रेफर करना पड़ता है, हवाल रेफर करना पड़ता है राजा को। उसकी बड़ी वजह ये है कि बाघ में डॉक्टर की कमी है। कमी इस तरह है कि यहाँ डॉक्टर हजरात रहते हैं, डॉक्टर हजरात का जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रमोशन का वो एक बड़ा मसला है। और वहाँ जो टीचिंग अस्पताल होते हैं वहाँ डॉक्टर गया जाने को इसलिए तरजीह देते हैं कि उनकी एक सीनियरिटी बनती है और वहाँ से उनका प्रमोशन का रास्ता खुलता है। तो इस तरह बाघ अस्पताल में एक मसला है, डॉक्टर ठहरते नहीं, आते हैं तो थोड़े दिनों को ट्रांसफर करा कर वो चले जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ टीचिंग अस्पताल हो जाए, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ क्याम करें, वो यहाँ सर्विसेज दें, तो फिर इस अस्पताल की जो हालत नजर है वो बेहतर। इसके लिए तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निर्माण जो बनाई हुई है। सबसे बेहतर में जनाब जिला के पास बैठे हुए थे वजीर डॉक्टर अफसर खान साहब, तो उनसे भी बात हुई थी। तो हमने एक इसके लिए बड़ा पैकेज तैयार कर रहे हैं, को दूर करने की कोशिश करेंगे और जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की इंशाअल्लाह उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और एज अ फोकल पर्सन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ज़िला बाघ में आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी रखता हूं। और साथ ये है कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये जो महरूमियाँ हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपको एक वज़ीर आज़म आपके अपने बाग का और ज़िला वस्ती बाग से आपने नॉमिनेट करवाया है, तो अगर फिर भी हम लोग काम ना ले सकें तो मेरे ख्याल में ये हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। सरदार मंजूर एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये तमाम तर जो सिचुएशन है जिसमें हमने डिस्कस किया शर्की बाग के हवाले से, वस्ती बाग के हवाले से भी, और ये अस्पताल जो ज़िला बाग का है उसकी भी कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे जो एमएस हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और काविश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपको पता है वज़ीर हैं और ख़ास करके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो अभी हमारे मौजूदा हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्हें इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर देखना चाहिए कि क्या इसके लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो वहाँ पे अगर जाया जाए उस अस्पताल में तो उसकी कंडीशन इंतहाई ख़राब इस हवाले से है कि मरीज़ों को सही तरीके से चेकअप, फर्स्ट एड प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं, जो हमने इशू बड़ी सतह पर रेज़ किया वो पद्दर, सेवर और रत्नुई की एक रोड है शर्की बाग के हवाले से, वो भी हमने मंजूर एडवोकेट साहब से भी पूछा और अफराज गर्देजी साहब से भी पूछा। उन्होंने भी ये कहा कि इस मौक़िफ़ को आप उठाएं हुकूमती लेवल पर। तो हम उठा रहे हैं ये इशू, और ये कब तक बनेगी ये हमें, क्योंकि वज़ीर आज़म का 5 सितंबर का दौरा है बाग का, ये पहला दौरा कर रहे हैं। अब देखना ये है आपने और मैंने कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो बाग से नॉमिनेट हुए हैं वो आपके लिए कितना पैकेज लेकर आते हैं। ये तमाम तर चीज़ें देखेंगे आने वाले दिनों में। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे सैयद अफराज गर्देजी साहब और सरदार मंजूर एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। खुश रहें, खुश रखें।